हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। यह बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो कई बार क्या होता है, हमें कुछ बहुत कॉमन से एग्ज़ाम्पल हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें कौन कौन से एग्ज़ाम्पल या कौन कौन से टाइप्स से कम्युनिकेशन करना है या किया जाता है एनिमल्स में, और कौन कौन से सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स हमें उसमें देने हैं, उस चीज़ को लेकर हम मिसगाइड हो जाते हैं और सही तरह से आंसर नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का यूट्यूब मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आप इसमें कम्युनिकेशन के टाइप्स और उन टाइप्स में कौन कौन से सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स आप जो है याद रख सकें और एग्ज़ाम में जो है अच्छी तरह से लिख करके अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकें। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? सूचनाओं का स्थानांतरण, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होगा? कम से कम दो एजेंट चाहिए। एक वो एजेंट जो सूचनाएं दे रहा है और दूसरा वो एजेंट जो सूचनाएं ले रहा है। जो सूचनाएं ले रहा है वो सिंगल भी हो सकता है और जो सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं वो समूह में भी हो सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर आपको कोई लेक्चर दे रहा है, तो जो लेक्चर दे रहा है वो तो सिंगल है, लेकिन सुनने वाले आप समूह में बैठे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। ठीक है, या एक व्यक्ति इशारा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उस इशारे को देख रहा है। तो ये हुआ कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, या कम्युनिकेशन एक सूचना देने वाला और एक समूह जो उस सूचना को प्राप्त कर रहा है और उसके अनुसार क्रिया करे या क्रिया ना करे। ठीक है, लेकिन उस सूचना को प्राप्त कर रहा है। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? सूचनाओं का स्थानांतरण, वी कैन से ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो इन पर अध्ययन किया उसे हम लेते हैं। आल्टमैन, हिंडे और रॉवेल ने रीसस मंकीज़ जो है ये सोशल एनिमल्स हैं। तो रीसस मंकीज़ का जो समाज है, इनमें जो सदस्य हैं वो सदस्य किस प्रकार के संकेत देते हैं और अन्य सदस्य उन संकेतों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं या उन संकेतों के अनुसार क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं आल्टमैन, हिंडे एंड रॉवेल ने रीसस मंकी में किस प्रकार से सोशल कम्युनिकेशन हो रहा है इसका अध्ययन किया। तो यहाँ साइड में मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आल्टमैन, हिंडे और रॉवेल ने रीसस मंकी में किस तरह से सिग्नल्स देते हैं और बाकी सदस्य किस तरह से उस सिग्नल का रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इनमें सोशल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन इन्होंने किया। ठीक है, फिर हम लेते हैं चार्ल्स डार्विन ने 1872 में सबसे पहले सर्वप्रथम प्राणियों में भावात्मक अभिव्यक्तियों द्वारा संचार का उपयोग पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भावात्मक अभिव्यक्ति, भाव जैसे सुख का भाव है, दुख का भाव है, दर्द का भाव है, क्रोध का भाव है, प्यार का भाव है, फीलिंग्स। ठीक है, तो ये फीलिंग्स जो है ये किस तरह से जो है इनके द्वारा ये फीलिंग्स किस तरह से कम्युनिकेट की जाती हैं दूसरे सदस्यों तक। तो इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है चार्ल्स डार्विन ने इसको प्रस्तुत किया। फिर हम लेते हैं कॉनरेड लॉरेंस ने, जो हम कह रहे हैं कम्युनिकेट करना यानी संकेत, तो इस संकेत को इन्होंने नाम दिया रिलीज़र यानी मोचक। यानी ये जो सिग्नल है, इन्हीं सिग्नल को इन्होंने क्या नाम दिया? रिलीज़र, क्योंकि एक सदस्य कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है और ये जो रिलीज़ किया जा रहा है ये अन्य सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है और इसके अनुसार अभिव्यक्ति की जाती है। तो कॉनरेड लॉरेंस ने सिग्नल्स को क्या नाम दिया? रिलीज़र शब्द का प्रयोग किया इसके स्थान पर, कि जाति के अन्य सदस्यों में सहज व्यवहारिक क्रियाओं को करने हेतु ये रिलीज़र उन्हें सक्रिय बनाते हैं। इसी कड़ी में आगे हम चलते हैं। टिनबर्जन ने 1951 में सोशल सिग्नल्स इन्हें नाम दिया और सोशल सिग्नल्स को ही क्या नाम दिया? सोशल रिलीज़र। यानी प्राणी के समूह में सामाजिक सूचनाओं के लिए इन्होंने सामाजिक मोचक शब्द का उपयोग किया और इन्हें समझाने के लिए इस प्रक्रिया को समझाने के लिए इन्होंने
फीमेल हैरिंग गुल का एग्जाम्पल दिया। फीमेल हैरिंग गुल हम इससे पहले भी यूट्यूब में पढ़ चुके हैं इथोलॉजी के अंदर कि इसमें जो पक्षी होता है तो इस पक्षी की चोंच कैसी होती है। यहाँ हम लेते हैं, इस पक्षी की चोंच पीले रंग की होती है और इस चोंच के ऊपर रेड स्पॉट होता है, यहाँ रेड स्पॉट होता है, ठीक है। तो यह जब अपने बच्चों को इसे भोजन कराना होता है तो पहले तो ये घोंसले के पास आती है। घोंसले के पास आने के बाद में ये ध्वनि उत्पन्न करती है और उस ध्वनि के अनुसार इसके जो बच्चे हैं ये घोंसले से बाहर आते हैं। अब यदि यह बच्चे भूखे हैं तो ये इस पीली चोंच के ऊपर जो रेड स्पॉट है इसको अपनी चोंच से जो है टिक टिक यानी टच करेंगे और इसके टच करने से बच्चों ने माँ को सूचना दे दी कि हमें भूख लग रही है, तो सिग्नल पास हो गया माँ के पास में और उसके अनुसार उसके बाद में ही माँ इन्हें क्या कराती है, दाने देती है या क्रॉप मिल्क जो है इन्हें देती है। तो इस तरह से ये हैरिंग गुल और इनके जो बच्चे हैं इनमें आपस में क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इनमें आपस में कम्युनिकेशन हुआ। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने पैराग्राफ में लिख रखा है। जब मादा विचरण करके अपने घोंसले पर आती है विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि उनके बच्चों के द्वारा पहचानी जाती है और वो इस ध्वनि को सुन करके बाहर आते हैं। यदि वह भूखे हैं तो मादा की चोंच पर उपस्थित लाल रंग के जो स्पॉट है उसको थपथपाएंगे। तो थपथपाने से उन्होंने माता को क्या दे दी, सूचना दे दी कि वो भूखे हैं, यानी सिग्नल पास किया। और इस सिग्नल के अनुसार जो फीमेल हैरिंग गुल है यानी उनकी जो माता है वो उन्हें क्रॉप मिल्क फीड कराती है। तो इस तरह से इनमें आपस में क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। तो ये क्या है, सोशल सिग्नल्स को ही इन्होंने क्या नाम दिया, सोशल रिलीजर नाम दिया कि किस तरह से पक्षी और उनके बच्चे जो हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। ये इनका एक जो है चित्र के द्वारा समझाया गया है। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडिटरी कम्युनिकेशन, टेक्टाइल कम्युनिकेशन एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। हम इसे अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आँखें किसका काम करती हैं, देखने का काम करती हैं। तो हम कई चीज़ें देख करके, तो ये क्या हुआ, विजुअल स्टिमुलाई। जैसे फेस एक्सप्रेशन बना रहा है कोई या हाथ के इशारे से कोई बुला रहा है ना, या जो है बॉडी पोस्चर, तो हमें ये कहाँ से पता चल रहा है, देखने से, तो आइज़ के द्वारा। तो आइज़ जो हैं ये विजुअल स्टिमुलाई को गेन करती हैं और कम्युनिकेशन प्राप्त करती हैं। इसी तरह से ऑडिटरी, सुन करके, तो सुनने के लिए हमारे में कौन सा सेंसरी ऑर्गन है, कान। तो कानों की सहायता से हम सुनते हैं और उस तरह से हमें जो है स्टिमुलस मिलता है, हमें या एनिमल्स आपस में जैसे सुनते हैं और कम्युनिकेशन होता है उनमें। टेक्टाइल यानी स्पर्श के द्वारा और ऑल्फैक्टरी यानी सूंघ करके, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम स्टेप बाय स्टेप करके लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विजुअल स्टिमुलस। तो इसमें क्या है, विजुअल स्टिमुलस किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, रिसीव्ड बाय आइज़। तो संचार हेतु सूचनाओं को प्रेषित करने वाला प्राणी अपनी दैहिक स्थिति यानी बॉडी पोस्चर, जैसे आसन में परिवर्तन करके या फेस एक्सप्रेशन करके, या जैसे अगर हम रोने वाला फेस बना रहे हैं, गुस्से वाला फेस बना रहे हैं या डरावना फेस बना रहे हैं, ठीक है, या जो है अलग अलग प्रकार के फेस, आईब्रोज के थ्रू भी हम मेंशन करते हैं अपने एक्सप्रेशन, ठीक है। एनिमल्स जैसे पूंछ को हिला करके, बालों को खड़ा करके, बॉडी के कलर को चेंज करके ये अपना क्या बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो दृश्य संकेत ध्वनि की तरह सभी दिशाओं में संचारित नहीं होते हैं। दृश्य संकेत जैसे एक जो है कोई एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो बॉडी पोस्चर में परिवर्तन कर रहा है, चाहे वो बॉडी के कलर में परिवर्तन हो रहा है, चाहे फेस एक्सप्रेशन में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो दूसरे सदस्य जो इन्हें देख रहे हैं केवल उन तक ही ये सूचना पहुंचेगी, ठीक है। तो ये अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किए जाते, अर्थात एक निश्चित दूरी तक प्राणी देख सकता है और दृश्य शक्ति हमेशा निजी दृश्य संकेत हमेशा निजी होते हैं, यानी जो देख रहा है खाली उसी के तक ही वो चीज़ कम्युनिकेट होगी। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पूंछ की सहायता से वानर अनेकों सूचनाएं प्रेषित करता है। यदि वानर पूंछ को एकदम उठा करके चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आत्मविश्वास से पूर्ण है,
तो आत्मविश्वास से पूर्ण है, यानी पूंछ को उठा करके चलेगा, सिर को भी ऊपर उठाकर चलेगा, टांगे फैला करके बैठेगा। तो ये चीज़, ये उसका बॉडी पोस्चर क्या बताता है, उसकी आत्मविश्वास बता रहा है। तो बाकी सदस्य जो हैं उन तक कम्युनिकेट हो रहा है कि वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। इसी तरह से यदि डरा हुआ बंदर है तो वो क्या करेगा, पूंछ को अपने टांगों में दबा लेगा, यानी नीचे की तरफ होगा, बॉडी पोस्चर भी थोड़ा सिमटा हुआ सा होगा। तो उसके बॉडी पोस्चर से संकेत मिल जाता है बाकी सदस्यों को कि यह इस समय डरा हुआ है। तो उसने कम्युनिकेट कर दिया कि वह डरा हुआ है उसके बॉडी पोस्चर से। आप लोगों ने डॉग्स जो हमारे गली में भी होते हैं, पेट एनिमल्स भी हैं, ठीक है, तो इनमें आप लोगों ने देखा होगा पूंछ हिलाकर कुत्ता क्या करता है, अपनी खुशी को कम्युनिकेट करता है कि मैं खुश हो रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से यदि पूंछ एकदम से हिलानी बंद कर दी और एकदम ऊपर उठा रखी है, इसका मतलब वो अलर्ट पोजीशन में है, यानी वो किसी चीज़ को ध्यान से सुन रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। यदि पूंछ को नीचे वो पैरों में दबा लेता है, इसका मतलब क्या है, वो डरा हुआ है। तो उसके बॉडी पोस्चर को देख करके उसके साथी या जो एनिमल उसके आसपास में रहे या ह्यूमन बीइंग है वो पता कर लगा सकते हैं कि यह क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ कीट और मछलियों में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और यह जो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है इसके आधार पर ये कम्युनिकेट करते हैं अपने साथियों से। तो यह क्रिया जो है ये विपरीत लिंग के साथी को मैथुन हेतु यानी कपलिंग हेतु आकर्षित करने के लिए या भोजन हेतु अन्य प्राणियों को संकेत करने के लिए की जाती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल इसी से संबंधित लिए हैं, जैसे फायरफ्लाई यानी जुगनू, जिसे कॉमन क्या कहते हैं हम, जुगनू का जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसमें लाइटिंग प्रोसेस होती है। तो यह जो लाइटिंग प्रोसेस है, मेल इंसेक्ट जो है, यदि यह मेल इंसेक्ट यदि प्रकाश के 2 फ्लैश उत्पन्न करता है तो उसकी तीव्रता और अवधि निश्चित होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये अट्रैक्ट कर रहा है फीमेल इंसेक्ट को फॉर कपलिंग। और यदि फीमेल इंसेक्ट इन संकेतों को प्राप्त करती है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है और एक तीव्र फ्लैश उत्पन्न करती है, इसका मतलब क्या है कि उसने संकेत को प्राप्त कर लिया है और वो मैथुन के लिए तैयार है। तो इस तरह से यह कम्युनिकेशन हुआ, किसमें, फायरफ्लाई मेल एंड फीमेल इंसेक्ट में। और ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, विजुअल, लाइटिंग के द्वारा। इसी तरह से दृश्य संकेत प्राकृतिक वर्ण में भी सहायक है। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन में किस तरह से सहायक हैं, इसके कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मॉथ और बटरफ्लाई। कुछ मॉथ और बटरफ्लाइज के जो पंख होते हैं इनमें चटकीले रंग के नेत्र बिंदु होते हैं। इनकी जो अपनी जो कंपाउंड आइज़ हैं वो तो अलग हैं, लेकिन इनके पंखों के ऊपर चटकीले रंग के नेत्र बिंदु आई स्पॉट्स होते हैं। और ये आई स्पॉट्स जो हैं यह परभक्षी द्वारा इन्हें पहचान लिए जाने पर अपने नेत्र बिंदुओं को परभक्षी की ओर उन्मुख कर देते हैं। यानी परभक्षी जब इन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा तो ये जो नेत्र बिंदु हैं, इन नेत्र बिंदुओं को परभक्षी की तरफ कर देते हैं ये, तो जिससे परभक्षी उन चटकीले रंगों और वो बड़ी बड़ी नेत्र जो स्पॉट्स हैं, नेत्र बिंदु हैं, उनको देखकर उनको लगता है कि कोई डरावनी चीज़ है या इतनी बड़ी बड़ी इसकी आँखें हैं, तो यह कोई खतरनाक जीव है। तो इस तरह से वो धोखा खा जाता है। और यह मॉथ और बटरफ्लाई जिन पर आई स्पॉट्स होते हैं यह अपनी सुरक्षा कर पाते हैं परभक्षी के द्वारा। किसकी मदद से, ये जो आई स्पॉट्स जो इनके पंखों के ऊपर उपस्थित हैं इनकी सहायता से, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल है हॉक मॉथ। हॉक मॉथ बहुत ही छोटा सा जो है इंसेक्ट है, लेकिन इसका जो कैटरपिलर है इसे छेड़े जाने पर अपने शीर्ष को उठाकर चारों दिशाओं में घुमाता है और इसके शीर्ष पर सर्प के समान धारियां होती हैं। ये कोई खतरनाक नहीं होता खुद, लेकिन इसके शीर्ष पर सर्प के समान धारियां होती हैं। तो परभक्षी को लगता है यह कोई डरावना सांप है
या कोई जहरीला कीड़ा है और वो इस तरह से परभक्षी से अपनी क्या कर लेता है, सुरक्षा कर लेता है। तो इस तरह से ये जो आई स्पॉट्स हैं और जो कैटरपिलर के ऊपर जो धारियां हैं, हॉक मॉथ के कैटरपिलर के ऊपर जो धारियां हैं, ये धारियां जो हैं ये विजुअल यानी इनके जो परभक्षी हैं इनको भ्रमित करने के लिए पर्याप्त हैं, जिससे ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल है विषहीन कॉरल स्नेक लैम्प्रोपेल्टस। लैम्प्रोपेल्टस खुद तो विषहीन है, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर रेड, येलो और ब्लैक कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेड, येलो और ब्लैक कलर। तो यह जो कलर होता है वास्तव में यह जहरीले सांपों पर होता है, विषयुक्त सर्पों के देह पर होता है, लेकिन इसके कलर के कारण परभक्षी को लगता है कि यह विषैला सांप है और इस तरह से यह परभक्षी से अपना क्या कर लेता है, बचाव कर लेता है। इसी तरह का एग्जाम्पल हम लेते हैं एंगलर फिश। एंगलर फिश में शिकार को धोखे से आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, क्योंकि एंगलर फिश जो होती है ये मांसाहारी है, लेकिन इसके शीर्ष वाले भाग पर एक छड़ के समान संरचना होती है और ये जो छड़ के समान संरचना होती है ये कृमि जैसी दिखाई देती है, वॉर्म जैसी दिखाई देती है। और भोजन की तलाश में जब अन्य प्रजाति की मछलियाँ इसके पास आती हैं तो इनको लगता है ये कोई कृमि है, और जब यह इसके बहुत नज़दीक आती हैं तो ये एंगलर फिश उसको क्या कर लेती है, अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर लेती है, यानी उसे अपना भोजन बना लेती है। तो इस तरह से एंगलर फिश में ये जो विजुअल, जो इसके सिर के ऊपर, शीर्ष के ऊपर जो छड़ जैसी संरचना है, इसको देख करके धोखा खा जाती हैं दूसरी मछलियाँ जो कृमि यानी वॉर्म भक्षी होती हैं। खुद जो है उस कृमि को पकड़ने की उसमें आती हैं, लेकिन खुद उसका एंगलर फिश का भक्षण बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले मैं आपको इसका कुछ ये डायग्राम्स दिखा देती हूँ। ये जुगनू का है पहला, फायरफ्लाई का। इसके एब्डोमिनल वाले पार्ट पर लाइटिंग की प्रोसेस होती है और इस लाइटिंग के प्रोसेस के द्वारा यह अट्रैक्ट करते हैं अपने ऑपोजिट सेक्स को फॉर कम्युनिकेशन, फॉर मैटिंग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आई स्पॉट्स बताए हैं नेचुरल सिलेक्शन के लिए। ये तितली है तो तितली में जो आई स्पॉट्स हैं, जो इसकी खुद की आइज़ हैं वो तो यहीं पर ही है ना, कंपाउंड आइज़ हेड वाले पार्ट पर, और ये आई स्पॉट्स हैं बड़े बड़े। और ये आई स्पॉट्स जैसे यहाँ पर ये कैटरपिलर में भी आई स्पॉट्स हैं, तो ये आई स्पॉट्स जो हैं ये जब कोई परभक्षी इनके पास आता है तो ये आई स्पॉट वाला पार्ट उसकी तरफ कर देते हैं, ये आई स्पॉट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आई स्पॉट्स से वो डर जाते हैं और वो इनका भक्षण नहीं करते हैं। इस तरह से ये जो विजुअल स्टिमुलाई है इसके द्वारा यह अपने आप को प्राकृतिक वर्ण करवाने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये जो है, अब ये देखो, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, लेकिन इसका लुक कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई जहरीला हो, कोई डरावना हो, बड़ी बड़ी आँखें हो, है ना। तो ये विजुअल जो इसमें है इसके द्वारा इन्हें प्राकृतिक वर्ण करवाने में हेल्प मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया स्नेक का, यह स्नेक जहरीला नहीं है, लेकिन इसके बॉडी का जो कलर है वो आप देखो, रेड, ब्लैक और वाइट। तो ये कलर नॉर्मली किसका होता है, जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका होता है। तो इस तरह से इसके कलर के कारण जो इसका जो परभक्षी है वो इसे छोड़ देता है, वो सोचता है ये डरावना सांप है और वो इसके पास नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये है एंगलर फिश। ये एंगलर फिश, एंगलर फिश के सिर वाले भाग पर, एंगलर फिश के सिर वाले भाग पर क्या पाया जाता है, एक इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो ये जो संरचना है ये दूसरी जो मछलियाँ हैं वो उनको लगता है ये कोई वॉर्म है, वो इसे खाने के लिए पास आती हैं, लेकिन वास्तव में खुद ही इसका क्या बन जाती हैं, शिकार बन जाती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल बताए इसके। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ तक कि ये कंप्लीट नहीं होता है। ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन का और एंगलर फिश वाला उदाहरण कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब हम इसी में लेते हैं कॉमेंसलिज्म, कि किस तरह से विजुअल स्टिमुलाई कॉमेंसलिज्म यानी सहभोजिता में हेल्प करता है। इसमें ट्रम्पेट फिश जो होती हैं, ट्रम्पेट फिश
इस कॉमेंसलिज्म पहले हम बताएं क्या है। एक प्राणी को लाभ मिलता है और दूसरे पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ना तो दूसरे को उससे लाभ हो रहा है ना दूसरे को उससे हानि हो रही है। तो इसका उदाहरण है ट्रम्पेट फिश और स्ट्रुगियन फिश। तो ट्रम्पेट फिश जो है ये कभी कभी स्ट्रुगियन मछलियों के समूह के साथ में चलती हैं। इससे स्ट्रुगियन फिश को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें परस्पर कोई आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा। इन दोनों फिशेस में आपस में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा। लेकिन ये जो ट्रम्पेट फिश है ये स्ट्रुगियन फिश के बीच में छिप करके चलती है। तो ऐसे प्राणी जिनका ये शिकार करती है तो वो तो ये सोच रहे हैं स्ट्रुगियन फिश है, तो वो इनके करीब आती हैं। जैसे ही वो इस झुंड के करीब आती हैं तो ये ट्रम्पेट फिश उनका क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉमेंसलिज्म में भी विजुअल कम्युनिकेशन यानी ट्रम्पेट फिश और स्टर्जियन में कॉमेंसलिज्म पाया जाता है। इसी तरह का एग्जाम्पल हम लेते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है हनी गाइड एंड हनी बैडजर। हनी गाइड जो है ये एक छोटा पक्षी होता है और यह पक्षी दूर दूर तक उड़ करके जो हनी बी है उनके छत्तों का पता लगाता है। और हनी बैडजर जो है ये भालू के जैसा एनिमल होता है, बड़ा होता है साइज़ का, दूर दूर तक जाने में बेवजह दूर दूर तक इधर उधर घूम करके पता नहीं लगाता कि मधुमक्खी के छत्ते कहाँ पर हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे से लाभ कैसे है, हनी गाइड तो दूर दूर तक घूम करके ये पता लगाती है कि मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ है और जब उसे मधुमक्खियों के छत्ते का पक्का कन्फर्म हो जाता है तो ये हनी बैडजर के पास में जाती हैं और वहाँ जाकर के अपनी विशिष्ट रूप से अपनी पंखों का प्रदर्शन करती हैं, विशिष्ट प्रकार की आकृति बनाती हैं। तो इस चीज़ को देख करके हनी बैडजर को पता चल जाता है, यानी उस तक सूचना पहुंच जाती है कि हनी गाइड ने जो है छत्ते का पता लगा लिया है और वो उसका क्या करता है, अनुसरण करता है। बैडजर अपने तीखे नाखूनों द्वारा छत्ते को तोड़ करके शहद का भक्षण करता है। तो उसे तो शहद मिल गया, क्योंकि इसकी देह पर मोटी त्वचा होती है तो मधुमक्खियाँ इनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। और यह चींटियाँ छत्ते के मोम और लार्वा का ये जो पक्षी ये चिड़िया क्या करती है, मोम और लार्वा का भक्षण ये करती हैं। तो इस तरह से दोनों का आपस में क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इनमें कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो रहा है, विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है। इनमें आपस में विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ जो है ये शो किया है मैंने, ये है हनी गाइड, छोटा सा पक्षी जो छत्ते को ढूंढ ढांड करके आता है, और ये है हनी बैडजर। तो इसके पास आकर ये अपने पंखों का विशिष्ट रूप से प्रदर्शन करता है, बॉडी पोस्चर का विशिष्ट रूप से प्रदर्शन करता है, जिससे इसको पता चल जाता है कि हनी गाइड ने मधुमक्खी के छत्ते को पता लगा लिया है। तो इस तरह से दोनों को आपस में लाभ मिलता है और ये किस तरह से सूचना पहुंचाई, विजुअल स्टिमुलस के द्वारा सूचना पहुंची। तो इस तरह से हम विजुअल स्टिमुलस के द्वारा या विजुअल कम्युनिकेशन जो है, तो इसमें हम सिलेक्टिव कुछ एग्जाम्पल अपने याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो हम सिलेक्टिव 5 या 6 एग्जाम्पल हम इसमें याद कर लें। इसके बाद आता है ऑडिटरी स्टिमुलाई। ऑडिटरी स्टिमुलाई संचार हेतु ध्वनि एक उचित माध्यम है जो निजी नहीं होती। यह उद्दीपन काफ़ी दूर तक सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। जैसे कोई पक्षी बोलता है तो कोई दूसरा उसी प्रजाति का पक्षी सुन रहा है ऐसा तो नहीं है ना, वो सभी सुन रहे हैं। इसी तरह से कोई गली में कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य कोई बोल रहा है तो वो बाकी जीवों के द्वारा भी सुना जा रहा है। ठीक है, तो यह एक से दूसरे तक ही नहीं पहुंच रहा है बल्कि सभी दिशाओं में प्रसारित हो रहा है। ऑडिटरी स्टिमुलस सभी दिशाओं में प्रसारित हो रहा है। तो ध्वनि उत्पन्न करने अर्थात इसके साथ संकेत भेजने का कार्य अनेक प्राणियों द्वारा किया जाता है। हम शुरू करते हैं यहाँ पर टोड और घरेलू झींगर से। आप लोगों ने रात के टाइम पर झींगर की आवाज़ सुनी होगी, है ना। टोड टर टर करता है, ख़ास तौर से बारिश के टाइम पर, बरसात के टाइम पर। वैसे टोड नहीं बोलता, लेकिन बरसात के टाइम पर ये जो है ये संकेत पहुंचा रहा है अपने साथी के पास में मैटिंग के लिए। ठीक है, पक्षियों की चहचहाहट आपने बहुत सुनी होगी। सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं। पक्षी
कौन से प्रकार का पक्षी बोल रहा है यह भी आप आराम से पता लगा सकते हो कि चिड़िया बोल रही है, कौवा बोल रहा है, कोयल बोल रही है, मोर बोल रहा है ना। तो ये आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हो। क्यों आइडेंटिफाई कर लेते हो? क्योंकि आपके आसपास में ये पक्षी हैं और शुरू से आप इनकी ध्वनि सुनते आए हो। और कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पक्षियों की भाषा को समझ पाते हैं, जो उनके साथ रहते हैं तो उनकी भाषा को समझ भी पाते हैं कि पक्षी क्या सूचना प्रेषित कर रहा है अपने साथियों को। तो पक्षियों की भाषा जो है, जैसे यहाँ आप देखो इसमें लोकोमोटरी कॉल, चिड़िया चहचहाकर अपने चूज़ों को भोजन ग्रहण करने हेतु संकेत देती है। घोंसले से चूजे बाहर निकलते हैं संकेत पाकर के, तो ये तो हो गया लोकोमोटरी कॉल। इसी तरह से नर पक्षी मादा को मैथुन हेतु आमंत्रित करने के लिए ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये उनमें आपस में कम्युनिकेशन हुआ। इसी तरह से मादा द्वारा नर को घोंसले की सुरक्षा करने हेतु भी विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे एक घोंसला है, पेरेंटल केयर आपने सुना होगा, तो उसके अंदर अंडे हैं या चूज़े हैं, तो उस घोंसले को पूरी तरह से, ख़ास तौर से जब अंडे होते हैं तो नर और मादा दोनों उस घोंसले को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। यदि मादा को जाना है तो पहले वो संकेत करेगी, नर को आवाज़ देगी और वो वहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद ही मादा जो है वह घोंसला छोड़ कर के जाती हैं। तो ये इस प्रकार की कॉल क्या कहलाती हैं? लोकोमोटरी कॉल। ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार पक्षी बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे होते हैं, तो आपको भी पता चल जाता है कि वो कोई चेतावनी वाला संकेत है, यानी या तो कोई बिल्ली है या कोई सांप है या उनको कोई खतरा है वहाँ पर। तो वो खतरे की आवाज़ जो है वो आप भी पहचान सकते हो, वो आप भी जो है उन संकेतों का आभास या समझ सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं इसमें एक एग्जाम्पल। पेड़ों के खोखले भाग में रहने वाले कुछ चिड़ियाएँ परभक्षी द्वारा छेड़े जाने पर, पेड़ों के खोखले में रह रही हैं, वो खोखले भाग में रह रही हैं, यदि कोई परभक्षी उन्हें छेड़ता है तो वो हिसिंग नॉइस निकालती हैं। अब हिसिंग नॉइस किसकी होती है? सांप की होती है। ठीक है। तो इस हिसिंग नॉइस से जो परभक्षी उसको छेड़ रहा है उसको एक बार लगता है कि यहाँ पर सांप है, इस खोखले भाग में, पेड़ के खोखले भाग में क्या है? सांप है। तो इस तरह से यह पक्षी क्या करते हैं? उस परभक्षी से अपने चूज़ों की रक्षा करती हैं। इसी तरह से अफ्रीकन कारपेट वाइपर है। अफ्रीकन कारपेट वाइपर की देह के ऊपर चटकीले और डरावने रंग के शल्क होते हैं और जिनका विन्यास सर्पिल बनाते समय इस प्रकार घर्षण करता है कि हिसिंग साउंड उत्पन्न करता है। तो ये हिसिंग साउंड से भी परभक्षी जो है इसे सुनकर के भाग जाता है, उसको लगता है कि कोई जहरीला सांप है और वो इन्हें जो है छोड़कर भाग जाता है। इसी तरह से वानरों और कपियों में अनेक प्रकार के अलार्मिंग कॉल्स किए जाते हैं। अलार्मिंग कॉल्स यानी सूचना देना। ठीक है। मनुष्य में इस गुण का अधिकतम विकास हुआ है क्योंकि मनुष्य में केवल ध्वनि उत्पत्ति नहीं होती है बल्कि मनुष्य ने भाषा का ज्ञान भी सीखा है और उस भाषा के ज्ञान के द्वारा वो अपनी बात को दूसरों तक बहुत आराम से पहुंचा पाता है। केवल दूसरे मनुष्यों तक ही नहीं बल्कि जो पेट्स होते हैं, जैसे हमने अगर घर में कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, घोड़ा ये पाला है, तो जो उनके पालने वाले जो मनुष्य हैं उनके आपस में उनमें कम्युनिकेशन होता है। यानी कुत्ता आपकी भाषा समझता है, घोड़ा भी आपकी भाषा समझता है, हाथी भी आपकी भाषा समझता है, बिल्ली भी आपकी भाषा समझती है और जिन लोगों ने उन्हें पाला होता है वो भी उनकी भाषा को समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहला हमने पढ़ा विजुअल, दूसरा हमने पढ़ा ऑडिटरी। ठीक है, ऑडिटरी स्टिमुलाई। अब हम लेते हैं तीसरा स्पर्श उद्दीपन, टेक्टाइल। निम्न वर्ग से लेकर के स्तनियों तक स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। निम्न वर्ग अगर हम करें प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ के अंदर सीलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। इंसेक्ट्स अगर हम लेते हैं तो इंसेक्ट्स में एंटेना होते हैं और मैमल्स के अंदर स्किन है। तो ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो यह इन्हें सुरक्षा, निर्भीक होकर भोजन और गमन करने में सहायक होते हैं क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं।
अनेक प्राणियों में एक साथ समूह बनाकर रहने का प्रभाव समाज के सदस्यों में देखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा गली में भी एक कोई कुत्ता होगा तो उसके पिल्लिए आसपास में उसके मतलब चिपक करके बैठे रहते हैं स्पर्श से, है ना। या कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई गाय है तो गाय के साथ में बाछी या कुत्ता या बिल्ली जो उसके आसपास में रहने वाले जीव हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करके बैठते हैं। तो ये जो स्पर्श है, इस स्पर्श से वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ सुरक्षित हैं, हम एक दूसरे के साथ क्या हैं, सुरक्षित हैं। तो ये उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है स्पर्श के द्वारा। इसी तरह से हम यहाँ पर लेते हैं, देखो, घनिष्ठता बनाए रखने हेतु वानरों, कपियों आदि में एक दूसरे को संवारने की क्रिया देखी जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बंदर आपके आसपास में कई बार देखे होंगे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हाथ फेरना, जुएं निकालना, है ना, या सहलाना। तो ये क्या है, उनमें एक अपनापन की भावना जो है उनमें शो करते हैं स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं कि हम आपस में अपनापन है, ठीक है, या डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यह जो है ग्रूमिंग कहलाए। ग्रूमिंग मतलब संवारना। इसी तरह से ये व्युत्क्रम ग्रूमिंग का व्यवहार प्रबल होता है किनमें, बैबून, गोरिल्ला और चिंपैंजीज, मकाक, वानरों, इनमें व्युत्क्रम ग्रूमिंग का व्यवहार प्रबल होता है। एक लाइन में बैठ जाते हैं ये बंदर और एक लाइन में बैठ करके एक दूसरे की जुएं निकालना है या एक दूसरे को संवारना है, ये काम करते हैं। इससे इनमें अपनापन बढ़ता है। प्राइमेट्स में संवारने की क्रिया द्वारा स्पर्श का एक स्वरूप है जिसके फलस्वरूप ये अटूट बंधन में बंधे रहते हैं। तो इससे इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, प्रेम भाव इनमें जो है आपस में रहता है। माता द्वारा शिशु को संवारना, दुलारना, ये ह्यूमन बीइंग में बहुत कॉमन है। माँ पिता अपने बच्चों का क्या करते हैं, प्यार करते हैं, दुलारते हैं। जिस तरह से वो हाथ फेरते हैं तो उससे आपस में क्या होता है, प्रेम भाव जो है ये डेवलप होता है। इवन हार्मोन्स जो होते हैं, खुशी वाले हार्मोन्स, सिक्योरिटी वाले हार्मोन्स, वो उनमें डेवलप होते हैं उनके स्पर्श से, पेरेंटल स्पर्श से। इसी तरह से दोस्तों का स्पर्श एक अलग स्पर्श होता है, एक अलग फीलिंग होती है ना। तो ये ह्यूमन बीइंग में भी बहुत कॉमन है। वानरों में शिशु अपने माता के पेट पर चिपके रहते हैं, स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, बंदर अपने बच्चों को सीने से चिपका करके रखते हैं, तो जिससे वो बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। कंगारू बैग आपने नाम सुना होगा। जैसे प्री मेच्योर बेबी जो होते हैं, तो प्री मेच्योर बेबी जो होते हैं उनके लिए एक कंगारू बैग बनाया जाता है। तो वो कंगारू बैग माँ अपने सीने पर लगा कर रखती है और उसमें अपने बच्चे को जो है रखती है। तो उससे जो वो स्पर्श है, जो स्पर्श होता है, उस स्पर्श से बच्चे का अच्छा विकास होता है, अच्छे हार्मोन्स उसमें डेवलप होते हैं और एक सिक्योरिटी की भावना बच्चे के अंदर आती है। और ह्यूमन बीइंग में स्पर्श द्वारा व्यक्तियों को पहचानने का गुण, व्यक्तियों को पहचानने व मतभेद करने का गुण होता है। ये आजकल बहुत कॉमन वर्ड आ गया है, गुड टच एंड बैड टच। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को ये समझाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से स्पर्श कर रहा है इसका मतलब वो आपका हितैषी है, और अगर कोई व्यक्ति आपके कौन कौन से हिस्से को और किस तरह से स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब वो डिसएडवांटेज आपसे लेना चाह रहा है। तो ये स्पर्श के द्वारा फीलिंग का पता चलता है, ठीक है। जो ब्लाइंड होते हैं उनके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। आँख काम नहीं कर रही है तो आँख अगर काम नहीं कर रही है तो उनका स्पर्श यानी कि स्किन और श्रवण यानी कि ईयर ज़्यादा डेवलप होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो सिक्के को हाथ से स्पर्श करके पहचान जाते हैं कि ये सिक्का कितने का है। और कई तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि नोट जो होते हैं ना, उन नोट को भी स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि ये 50 का नोट है कि 200 का नोट है कि 500 का नोट है। तो जो ब्लाइंड मैन होते हैं उनमें बाकी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। स्पर्श संवेदकों से प्रभावित होकर ही अनेक प्राणियों में मैथुन की क्रिया आरंभ होती है। जैसे स्नेक हैं, नीरीज हैं, पेट्रोमाइजोन हैं आदि के पुच्छ भाग परस्पर लिपट जाते हैं, और पुच्छ भाग लिपटने के बाद में ही उनमें मैथुन क्रिया जो है वो क्या होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है, और उसके बाद ही वो शुक्राणु त्यागने की क्रिया संपन्न कर पाते हैं। तो ये भी किससे हुआ, स्पर्श संवेदनाओं से प्रभावित होकर हुआ।
इसी तरह से इंसेक्ट्स में कॉकरोच, बटरफ्लाई, मॉथ, आंट, हनी बी, वास्प, ग्रास हॉपर, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये एक समूह में होते हैं या एक के पीछे एक लाइन लगाकर चल रहे होते हैं या दो आमने सामने होते हैं। आमने सामने मतलब इनके एंटेना जो है वो आपस में स्पर्श कर रहे होते हैं। तो ये जो एंटेना स्पर्श करते हैं, इस एंटेना के द्वारा ही ये सूचनाओं को एक दूसरे में पहुंचा देते हैं। यानी इस एंटेना के स्पर्श से ये पारस्परिक संचार का कार्य करते हैं, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, और इसके द्वारा ही ये सूचना दे देते हैं कि भोजन पदार्थ है या नहीं है तो कितनी दूरी पर है, किस स्वाद का है, या डर है या कोई खतरा है। इस तरह की जो सूचनाएं हैं ये इनके जो एंटेना आपस में स्पर्श करते हैं, तो एंटेना के द्वारा आपस में ये क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। इसी तरह ये स्पर्श के द्वारा कम्युनिकेशन हुआ ना, एंटेना स्पर्शांग है तो स्पर्श के द्वारा कम्युनिकेट हुआ। इसी तरह से बिलकारी जंतु इक्थोफिस है और अमोसिएट लार्वा है। ये इनके इनमें पूंछ की जो त्वचा है, इस पर जो स्पर्श अंग उपस्थित होते हैं, इनके द्वारा यह ज्ञात कर लेते हैं कि ये पूरी तरह से बिल में घुसे हैं या अभी भी इनका कुछ भाग बिल से बाहर रह गया है। क्योंकि ये बिलकारी जीव हैं तो हेड तो पहले ही नीचे की तरफ जाता है, पीछे टेल वाला भाग पीछे रहता है, तो उस टेल वाले भाग पर स्पर्श अंग होते हैं और उन स्पर्श अंगों से इनको सूचना मिल जाती है कि कितना भाग अभी बिल के अंदर घुसना बाकी है। हायर कॉर्डेट्स के अंदर, जैसे मैमल्स के अंदर है, एवीज के अंदर है, ताप, शीत, दाब आदि का ज्ञान जो है ये इनके लिए संवेदी अंग क्या है, त्वचा है। और हम अगर हमारी आँख बंद भी कर रखी है तो भी हम स्पर्श करके पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कोमल है कि खुरदुरी है कि गर्म है कि नरम है ना। यदि कोई चींटी हमारे शरीर के ऊपर रेंग रही है किसी भाग के ऊपर तो हमें आभास हो जाता है, मच्छर ने काटा है तो हमें आभास हो जाता है। तो ये क्या है, स्पर्श के द्वारा आभास हो रहा है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा मैमल्स, गाय, बकरी, हिरन, कुत्ता, बिल्ली एक दूसरे के निकट आकर के स्पर्श करते हैं, ग्रीवा को रगड़ते हैं, चाटते हैं, तो इसमें पारस्परिक बंधुता का प्रदर्शन करते हैं। बोल नहीं रहे हैं, ये केवल स्पर्श कर रहे हैं उस टाइम पर, और उस स्पर्श से ही ममत्व या प्रेम भाव जो है इनमें शो होता है। सिंह के समूह में भोजन प्राप्ति के लिए परस्पर संघर्ष होता है, छीना झपटी, नाखून लगना, लहूलुहान होना, और जब भोजन खत्म कर लिया उसके बाद ये एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के घाव को चाटते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्नेह प्रदर्शित करते हैं। माता को शिशु द्वारा स्पर्श मात्र से ही माता में दुग्ध स्त्रवण की क्रिया होती है। मैमल्स के अंदर जैसे ये कॉमन है, गाय, बकरी, हिरन, कुत्ता, है ना, तो इनमें क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही माँ जब उनको चाटती है, स्पर्श करती है, चाटती है, तो उसके बाद ही उसमें जो केमिकल्स होते हैं, फिरोमोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके बाद ही उनकी मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं और उनमें दुग्ध का स्त्रवण होता है। यदि पैदा करते ही, यदि मान लो बकरी है और बकरी का या गाय का बच्चा है, पैदा होते ही उसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाए और माँ उसको स्पर्श नहीं कर पाए, तो कुछ टाइम बाद में फिर वो अपने बच्चे को नहीं पहचानती है और उसमें मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है। तो ये किससे संभव हुआ, स्पर्श के द्वारा, ये स्पर्श के द्वारा संभव हुआ। यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने ली हैं जो बहुत ही सुंदर और इस चीज़ को दिखा रही हैं। यहाँ देखो, ये फादर और बच्चे, तो ये स्पर्श के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये हो रहा है सेफ फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। इसी तरह से ये भालू है, पक्षी है ना, ये कुत्ता और पक्षी ये जो साथ रहने लग जाते हैं तो इनमें भी आपस में जो है कम्युनिकेशन होता है स्पर्श के द्वारा। ये जिराफ है, ये कुत्ता और बिल्ली जो साथ साथ रह रहे हैं, तो जो साथ साथ रह रहे हैं बचपन से, तो उनमें आपस में डर की भावना नहीं रहती, बल्कि स्पर्श होने से क्या होता है, उनमें एक कम्युनिकेशन होता है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं या एक दूसरे के साथ क्या है, सुरक्षित हैं। तो ये कुछ इसके किसके एग्जाम्पल हैं, स्पर्श के एग्जाम्पल हैं। ये बंदर किस तरह से एक दूसरे की हायरार्की को कर रहे हैं, मतलब संवारने का काम, जुएं निकालने का काम। तो ये सोशल एनिमल है, तो इनमें सोशल कम्युनिकेशन भी हो रहा है और आपस में जो है बॉन्डिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग भी जो है इनमें बढ़ती है इससे। ये बकरी और बकरी का बच्चा, तो बकरी स्पर्श करती है इससे,
और स्पर्श करने से इसमें ममत्व जो है डेवलप होता है और मेमरी ग्लैंड्स यानी मिल्क सिक्रीशन इसमें होता है। ये जो है ये एमोसिएट है, ये एमोसिएट लार्वा है जिनका पीछे वाला भाग है जो ज़मीन से बाहर निकला हुआ है। जब ये इसमें जा रहे हैं, बरो में जा रहे हैं, अपने बिल में जा रहे हैं, तो यहाँ टेल वाले भाग में इनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स से स्पर्श संवेदनांग है, इनसे ये पता लगाते हैं कि बॉडी का कितना पार्ट बाहर रह गया है। इसी तरह से इसमें है ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई यानी घ्राण उद्दीपन। तो घ्राण उद्दीपन में यानी गंध के आधार पर विभिन्न पदार्थों में से भोज्य पदार्थों को पहचानने या चयन करने का गुण अनेक प्राणियों में पाया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, कुत्तों में। तो कुत्ते जो हैं इनमें ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है। सूंघने की शक्ति बहुत पावरफुल होती है और इस सूंघने की शक्ति के कारण कुत्तों को किसमें लिया जाता है, चोरों को पहचानने के काम में, चोरों को पहचानना, उनको पकड़ना, विस्फोटक सामग्री को ढूंढना, ड्रग्स या केमिकल्स जो हैं, ड्रग्स हैं कोई, उनका आइडेंटिफिकेशन करना या बॉम्ब डिटेक्टिव करना। तो रेस्क्यू, बाढ़, भूकंप या इस तरह की कोई आपदा हो जाती हैं तो पुलिस या आर्मी जो है, इनके जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो ट्रेंड कुत्ते होते हैं, इन्हें इसमें काम में लिया जाता है क्योंकि इनमें ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई बहुत ही क्या होता है, पावरफुल होता है। ठीक है। अनेक प्राणियों में मूत्र व मल में विशिष्ट गंध होती है जो इन्हें अपने गृह क्षेत्र का ज्ञान कराती है। यूरिन और स्टूल स्पेसिफिक स्मेल, तो इसकी सहायता से ये क्या करते हैं, अपने गृह क्षेत्र का पता लगाते हैं कि इतना हमारा एरिया है, इस एरिया से बाहर हमें नहीं जाना है। तो इस स्मेल से, अपनी यूरिन और स्टूल की जो स्पेसिफिक स्मेल होती है, इससे ये अपने टेरिटरी का पता लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते जैसे कहीं इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उससे बाहर ये नहीं जाते, और अगर इन्हें कहीं घुमाने वगैरह भी ले जाते हैं तो ये जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद में मूत्र त्याग करते हुए जाते हैं। तो उसी की सहायता से ये वापस अपने घर तक पहुंच सकते हैं, उसको सूंघ करके। इसी तरह से टू अट्रैक्ट मेल या फीमेल फॉर मैटिंग, फेरोमोन सिक्रेटेड बाय एनल ग्लैंड्स ऑफ सम मैमल्स लाइक रैबिट, गोट, मंकी, काउ एक्सेट्रा। खरहे, बकरी, अनेक मांसाहारी प्राणियों में गुदा ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके स्त्रवण मादा को आकर्षित करते हैं। तो ये फिरोमोन हैं, केमिकल्स, इनको सूंघ करके ऑपोजिट सेक्स वाले जो हैं ये मैटिंग के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से चाइल्ड आइडेंटिफाई देयर मदर बाय पर्टिकुलर स्मेल। बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को एक विशेष गंध से पहचान पाते हैं, तो उस गंध से। ठीक है। इसी तरह से मादा रिसिस वानरों एवं स्त्रियों के योनि स्त्रवन में गंधयुक्त पदार्थ होता है जो यौनाकर्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। नर कस्तूरी मृग में नाभिक प्रदेश में उपस्थित ग्रंथि द्वारा अत्यंत गंधशील पदार्थ कस्तूरी स्त्रावित की जाती है जो मादा को काफ़ी दूरी तक आकर्षित करती है। ये जो फिरोमोन वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, ये फिरोमोन वाले एग्जाम्पल्स मेरी एक यूट्यूब है जो फिरोमोन पर ही बेस्ड है। तो ये आप अगर वो ओपन करोगे तो उसमें और डिटेल में इसके कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है अपना कम्युनिकेशन और वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा इतना बड़ा प्रश्न आए। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आ सकती है या ये जो 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो इनमें से कोई भी एक टाइप भी आ सकती है। विजुअल स्टिमुलाई, ऑडिटरी स्टिमुलाई, टेक्टाइल स्टिमुलाई एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है फिरोमोन की जो मेरी वीडियो है, आप उसमें हेडिंग डालो फिरोमोन बाय डॉक्टर सरोज चाहर, तो आप जो है वो व्यू करो, तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। और बाकी तीनों टॉपिक मैंने इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से एग्जाम्पल सहित क्लियर करे हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।